Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं J&K का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है। ठीक है, क्योंकि आप जब भी J&K की पॉलिटी को पढ़ते हो ये एक्ट तो वहां पे आता ही आता है, राइट? तो J&K का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, इसका जो बिल था, एक्ट से पहले क्या होता है, बिल होता है। उस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में, ठीक है, 5 अगस्त 2019 में। ठीक है, 6 अगस्त 2019 को इट वाज पास्ड बाय लोकसभा। 9 अगस्त 2019 में प्रेसिडेंट एसेंट जो है इसको मिल गया था एंड बिल जो है वो बन गया था एक्ट। ठीक है, बिल क्या बन गया था, एक्ट। तो J&K का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, ठीक है, वो 2019 में पास हुआ था बाय इंडियन पार्लियामेंट ऑन अगस्त 9, 2019, जब उसको प्रेसिडेंट एसेंट मिला था। ठीक है, बट दैट एक्ट वाज इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 31, 2019। ठीक है, इट केम इनटू फोर्स, मतलब ये इफेक्टिव कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, और इस एक्ट के हिसाब से जो स्टेट ऑफ J&K है, J&K की जो स्टेट है वो 2 यूटीज में डिवाइड हो गई थी, J&K की यूटी एंड लद्दाख की यूटी। ठीक है, जो J&K की यूटी थी उसके पास अपनी लेजिस्लेचर होगी, और जो लद्दाख की यूटी है उसके पास अपनी लेजिस्लेचर नहीं होगी। और इस एक्ट ने J&K को जो स्पेशल स्टेटस मिला था 370 आर्टिकल, उसको भी रद्द कर दिया था। ठीक है, इस एक्ट के अंदर 14 पार्ट्स हैं। ठीक है, 103 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, इस एक्ट के अंदर 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शंस हैं एंड 5 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस एक्ट का ओवरव्यू क्या था कि J&K की जो स्टेट थी वो 2 यूटीज में डिवाइड हो गई थी। J&K के पास जो यूटी थी, J&K की यूटी थी, उसका अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ठीक है, जिसके अंदर स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 107 सीट्स थी, पर जब 2023 में अमेंडमेंट हुई इस एक्ट की तो सीट्स जो है वो इंक्रीज हो गई 114। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर होगा वो होगा 5 इयर्स। ठीक है, दोनों यूटीज को गवर्न कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, साथ ही साथ इस एक्ट ने ये कहा कि देयर शैल बी द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, इस एक्ट के एग्जीक्यूट होने के बाद 153 स्टेट लॉज को रिपील किया गया और 106 सेंट्रल लॉज को J&K में एप्लीकेबल किया गया, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 370 के हिसाब से सिर्फ 3 मैटर्स पे ही इंडिया के लॉज जो हैं J&K में एप्लीकेबल थे, दैट इज एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर में, कम्युनिकेशन के मैटर में एंड आपके डिफेंस के मैटर में। बाकी कोई भी लॉज इंडिया के J&K पे एप्लीकेबल नहीं होते थे। ठीक है, ओके। अब इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया। ठीक है, और J&K की यूटी है उसको 5 सीट्स एलोकेट की गई लोकसभा में एंड 1 सीट एलोकेट की गई लद्दाख को लोकसभा में। ठीक है, 2023 में अमेंडमेंट हुई। ठीक है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसमें 107 से 114 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज की गई। ठीक है, साथ ही साथ किसकी सीट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने बोला शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7 सीट्स को रिजर्व करो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 9 सीट्स को रिजर्व करो। ठीक है, 2 जो सीट्स हैं, ठीक है, वो आप नॉमिनेशंस के लिए रखोगे फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड 1 सीट आप नॉमिनेशंस के लिए रखोगे फॉर द पर्सन दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम POK। ठीक है, अब वो 14 पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पार्ट तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, प्रिलिमिनरी पार्ट है। प्रिलिमिनरी पार्ट का मतलब होता है जिसमें सारी इंट्रोडक्शन दी गई है कि असेंबली का मतलब क्या होगा, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होगा, आर्टिकल का मतलब क्या होगा, तो ये सारा आपके फर्स्ट पार्ट में ये देखो, ये आपका प्रॉपर गैजेट है। ठीक है, प्रॉपर एक्ट है जो वो मैंने बताया, ये देखो फर्स्ट पार्ट प्रिलिमिनरी पार्ट।
ठीक है, जिसमें पूरी इंट्रोडक्शन दी गई है कि इस अपॉइंटेड डे का मतलब क्या होगा, ठीक है, आर्टिकल का मतलब क्या है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है, इलेक्शन कमीशन कौन है, उसको अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट करता है, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ J&K का मतलब क्या है। तो ये सब कुछ जो है फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ J&K की बात करता है। ठीक है, मतलब कि J&K जो है वो 2 यूटीज में डिवाइड हो जाएगा। थर्ड पार्ट रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर की बात करता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो आपकी यूटीज हैं उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, कितनी सीट्स उनको एलोकेट की गई है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख की बात की जाती है फोर्थ पार्ट में। फिफ्थ में डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की जाती है। सिक्स पार्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट की बात की जाती है। सेवेंथ पार्ट में मिसलेनियस है, मिसलेनियस प्रोविजंस, जो भी ऊपर मिसिंग हो जाता है वो यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए इतना। एट्थ पार्ट में हाई कोर्ट की बात की गई है। नाइन्थ पार्ट में एडवोकेट जनरल ऑफ J&K की बात की गई है। सेंटर में क्या होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। स्टेट में क्या होता है, एडवोकेट जनरल होता है। 10th पार्ट में एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज की बात की गई है ना, एक्सपेंडिचर कहां से आएगा, उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 11th में एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात की गई है। 12th पार्ट में कॉर्पोरेशन की बात की गई है। 13th पार्ट में सर्विसेज की बात की गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज की प्रोविजंस की बात की गई है, सर्विस प्रोविजंस की बात की गई है। एंड 14th पार्ट में लीगल प्रोविजंस की बात की गई है, मिसलेनियस प्रोविजंस की बात की गई है। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि देयर शैल बी अ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख होनी चाहिए। और लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट आ रही है, करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट। तो लद्दाख के अंदर आपके पास कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है। फिर उन्होंने बोला कि देयर शैल बी यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K, और बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारी J&K के अंदर आएंगे, एक्सेप्ट दिस 2। इन 2 को छोड़ के बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो किसके अंदर आएंगी, J&K के अंदर आएंगे। फिर उन्होंने बोला कि जो पहले J&K के पास पहले क्या था, गवर्नर था ना। जब स्टेट ऑफ J&K के पास, J&K स्टेट के पास पहले क्या होता था, गवर्नर होता था। ठीक है, अब वो गवर्नर क्या बन जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएगा। और वही लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K और लद्दाख को क्या करेगा, J&K और लद्दाख को क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा। ठीक है, और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। क्लियर है बात। ओके, फिर उन्होंने बोला कि भाई तुमने 2 न्यू यूटीज बनाई हैं। ठीक है, तुमने एक स्टेट को खत्म कर दिया, तो तुम्हें फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है, स्टेट एंड यूटी की बात करता है। तो तुमने एक स्टेट को खत्म किया है और 2 यूटीज को बनाया है, तुम्हें उसको उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। तो मेंशन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो, तुम्हें उसकी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। फर्स्ट शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। देन बात करते हैं किसकी, थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि तुम्हें 4th शेड्यूल की अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अब 4th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का किसके बारे में बात करता है, राज्यसभा की सीट्स के बारे में बात करता है ना। तो अब तुम यूटीज को क्रिएट कर रहे हो और यूटीज को राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब तुम यूटीज को राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम्हें 4th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो J&K है उसको 4 सीट्स जो हैं, ठीक है, 4 सिटिंग मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 4 सिटिंग मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है representing the existing state of J&K shall be deemed to have been elected to fill the seats allotted to J&K UT। ठीक है, तो J&K को राज्यसभा में कितनी सीट्स मिली हैं, 4 सीट्स मिली हैं। और ये 4 सीट्स कौन फिल करेगा, जो ऑलरेडी J&K स्टेट में जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स है वही सिटिंग मेंबर्स इन 4 सीट्स को फिल करेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिटिंग मेंबर्स थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स के, ठीक है, वही 4 मेंबर्स ये राज्यसभा की सीट्स को फिल करेंगे फ्रॉम दिस यूटी ऑफ J&K। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस को चेंज नहीं किया गया है। देन
उन्होंने बोला है कि JNK को 5 सीट्स मिलेंगी, ठीक है, और लद्दाख को 1 सीट दी गई है इन लोकसभा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1976 को अमेंड किया जाएगा और डिलिमिटेशन की जाएगी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, और इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शंस को कंडक्ट करेगा ठीक है, कंडक्ट करेगा इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, यूटी का भी और लद्दाख का भी। और इस इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट, ठीक है। तो आपके इलेक्शंस को कौन कंडक्ट कर रहा है? इलेक्शन कमीशन करेगा। आ जाओ, अब उन्होंने बोला जो आर्टिकल 239A है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आर्टिकल जो है इसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस हैं, ठीक है, फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। अब ये प्रोविजंस आपके यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 239 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना है फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, और वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। उन्होंने फिर बात की है कि JNK के लिए पास अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसमें 107 सीट्स होंगी, और वो पर्सन्स जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाएंगे। बट 2023 में जब अमेंडमेंट हुई है, ये 107 सीट्स जो है कन्वर्ट हो गए 114 सीट्स में, ठीक है। आ जाओ आगे। उन्होंने फिर बात की है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आप सीट्स को रिजर्व भी करोगे इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ JNK, ठीक है। फिर उन्होंने बात की है कि जो गवर्नर है वो 2 मेंबर्स जो है टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नॉमिनेट कर सकता है, और वो नॉमिनेशंस किसको देगा? वुमेन्स को देगा। उन्हें लगता है, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि वुमेन्स को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो 2 वुमेन मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकता है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे दे शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उनकी जो एज है वो 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो लोकसभा में वोटिंग करने के लिए वैलिड होने चाहिए, एप्लीकेबल होने चाहिए, ठीक है। देन उन्होंने बात की लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टेन्योर होगा वो 5 इयर्स का होगा, ठीक है, एंड गवर्नर को टाइम टू टाइम मीटिंग्स करनी है, ठीक है। और वो जो 2 सेशंस के बीच का जो टाइम पीरियड है, मीटिंग सेशंस के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है टाइम टू टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है, अगर उसे लगता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना चाहिए तो वो उन्हें डिसॉल्व भी कर सकता है, और किसी भी सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को टर्मिनेट भी कर सकता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है दे कैन चूज 2 मेंबर्स ऑफ द असेंबली टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में से एक स्पीकर को अपॉइंट करना है, एक डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करना है, ठीक है। एंड जैसे ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वेकेंट होता है तो उनकी जगह दूसरे डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पीकर होगा और एक डिप्यूटी स्पीकर होगा, ठीक है, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जो स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर हैं, ठीक है, जब वो अपना ऑफिस को ज्वाइन करेंगे, असेंबली को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस, अपने ऑफिस को वैकेट करेंगे इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। मे एट एनी टाइम अपना हैंड रिटन रेसिग्नेशन दे सकते हैं। स्पीकर जो है डिप्यूटी स्पीकर को दे सकता है, डिप्यूटी स्पीकर जो है स्पीकर को दे सकता है, ठीक है। मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, अगर उनको रेजोल्यूशन से भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, ओके। जो एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन,
ठीक है, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करते हैं, ठीक है, एंड इन्फॉर्म करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को ऑफ द कॉजेस ऑफ इट्स समन्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो एड्रेस करते हैं आफ्टर ईच इलेक्शन एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, तो कौन एड्रेस करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को? गवर्नर करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस एट एनी सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी डिटरमाइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अदर देन स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच। मतलब स्पीकर को छोड़कर बाकी सारे जो है वोटिंग करेंगे, वहां पे जो भी प्रेजेंट होंगे। कोई भी कोई क्वेश्चन अराइज होता है या कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसमें स्पीकर पर वोट नहीं करेगा, बाकी सारे वोट करेंगे। स्पीकर जो है फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता है, ठीक है। तो बट अगर सोच लो कोई डेडलॉक हो जाता है, कोई अगर वोटिंग में कुछ डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक मतलब टाई हो जाता है, कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन में नहीं बात कर सकते हैं, देन जाकर स्पीकर जो है वो वोट करता है। स्पीकर कब वोट करता है? एट दी जब डेडलॉक हो जाएगा। देन कोरम की बात करते हैं कि जब भी आप लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मीटिंग करते हो तो वहां पे क्वेरम होना चाहिए, ठीक है। और वो क्वेरम जो है वो शेल बी 10 मेंबर्स, एटलीस्ट 10 मेंबर्स तो होने ही चाहिए उस क्वेरम के अंदर, और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इफ एनी टाइम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पे क्वेरम नहीं होता है, मतलब 10 मेंबर्स भी अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ड्यूटी है स्पीकर की या जो भी स्पीकर की तरह पर्सन एक्ट कर रहा है कि पहले तो वो क्वेरम को मतलब या तो वो क्या करे, लेजिस्लेटिव असेंबली को अडजर्न कर दे या तो मीटिंग को सस्पेंड कर दे जब तक क्वेरम नहीं हो जाता है, ठीक है। देन वो बोलते हैं पर्सन शेल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। दूसरा वो बोल रहे हैं इफ ही is for the time being disqualified for being chosen as or for being a member of either house of the parliament under the provisions of, ठीक है। तो एक पहला टर्न तो वो बोल रहे हैं कि आप उस बंदे को नहीं चूज कर सकते, वो डिस्क्वालिफाइड है अगर वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है। अगर उसे किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ने डिस्क्वालिफाई किया है फॉर एनी रीजन तो भी आप उसको दे कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। देन 10th शेड्यूल आपका क्या बात करता है? डिफेक्शन का, मतलब कि अगर मतलब किसी ने धोखा दिया, अपनी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में ज्वाइन कर लिया है विदाउट इन्फॉर्मिंग या कुछ भी ऐसे करके, तो डिफेक्शन के केस में 10th शेड्यूल कहता है कि अगर 10th शेड्यूल के अंदर लेजिस्लेट पर्सन शेल बी डिस्क्वालिफाइड बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल, ठीक है। Member of the Legislative Assembly shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time determined by the Legislative Assembly by law। मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, सैलरीज और जो उनके अलाउंसेस होंगे वो उनको प्रोवाइड करेगा एज डिटरमाइंड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द लॉ, ठीक है। वो उनके जब वो अपॉइंट हो जाते हैं फिर आप उनको चेंज नहीं करोगे, उनकी सैलरी को कम नहीं कर सकते। इंक्रीज तो हो जाती है बाय लॉ, अगर सैलरी इंक्रीज हो रही तो इंक्रीज होगी, बट आपके उनके जो प्रोविजंस हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनको आप उनको अपॉइंट करने के बाद उनके राइट्स उनको छीन नहीं सकते, उनकी सैलरी आप कम नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बात की जा रही है, ठीक है। अ बिल or amendment shall not be introduced into or moved in the legislative assembly except on the recommendation of the lieutenant governor, ठीक है। तो बिल जो अमेंडमेंट या बिल जो अमेंडमेंट है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या मूव किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये बात की जा रही है फाइनेंशियल बिल्स की, ठीक है, फाइनेंशियल बिल्स की बात की जा रही है, ठीक है। और अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी से पैसे निकालने हैं तो वो भी आपको किससे रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर की,
ठीक है। अगर आपको कोई किसी भी एक्सपेंडिचर को मतलब कि अगर आपको करना है कि आपने ये जो भी एक्सपेंडिचर है ये आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी से ही खर्च किया हुआ है, या आपको उस एक्सपेंडिचर के अमाउंट को इंक्रीज करना, तो उसकी भी रिकमेंडेशन कौन देगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर देगा। ठीक है। When a bill has been passed by legislative assembly, ठीक है, उसको प्रेजेंट किया जाता है टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट्स टू द बिल और विथहोल्ड्स द असेंट्स। ठीक है, तो वो बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, पास करने के बाद वो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। लेफ्टिनेंट गवर्नर आइदर तो वो उसको बिल को पास कर देगा या तो वो उसको विथहोल्ड भी करके रख सकता है। ठीक है, और वो उसको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए विथहोल्ड कर सकता है। ठीक है। देन legislative assembly may by law adopt any or more of the languages in use in the union territory of J&K। देखो 2019 से पहले तो उर्दू ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बट अब उर्दू के अलावा हमारे पास इंग्लिश, हिंदी है ना, हमारे पास डोगरी, कश्मीरी, ये भी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जिसको हम यूटी में यूज कर सकते हैं एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। Then if at any time except when the legislative assembly is in session, the lieutenant governor thereof is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ऑडियंसेस। वही जैसे गवर्नर के पास ऑडियंसेस होते हैं ना, जब उन्हें लगता है कि अभी जो स्टेट है वो अपने हिसाब से काम नहीं कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रन नहीं कर रही है, सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं, तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगेगा वो सेटिस्फाइड है कि ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो ठीक है, अगर उसे लगता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस अपेयर हो गए हैं तो वो कुछ ऑडियंसेस ऐसे बना सकता है, उसके पास ऐसी पावर है, ठीक है, कि वो कुछ ऑडियंसेस, कुछ लॉज ऐसे बना सकता है। ठीक है, सिर्फ उस मैटर्स में जिस मैटर्स में लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है लॉस बनाने में। ठीक है, वो सिर्फ उसी मैटर्स में लॉस बना सकता है जिस मैटर में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर होगी लॉ बनाने की। ऐसे मतलब ये थोड़ी ना किसी भी मैटर में उठा के लॉ बना देगा, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जिस मैटर में पावर होगी लॉ बनाने की, उस मैटर में वो लॉस बना सकता है। ठीक है, ओके। फिर बात की जाए, दे शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ जो है 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चीफ मिनिस्टर उनको हेड करेगा। ठीक है, और ये एडवाइस करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ठीक है, जो भी मैटर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मैटर्स जो भी होंगे, लॉस बनाने के लिए मैटर्स होंगे, ठीक है, उन मैटर्स में ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर्स, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस करेंगे। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर करना है, और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर्स जो हैं ऑफिस को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, बिफोर मिनिस्टर्स एंटर्स द ऑफिस, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्हें ओथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसको एडमिनिस्टर कौन करेगा? दैट विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, और थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कर देते हैं कि मेरी जगह तुम उनको लेफ्ट एडमिनिस्टर करो। ठीक है, प्रेसिडेंट पूरे रूल्स रेगुलेशंस बनाता है फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, फिर आपके डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, देन आपकी बात की जाती है एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जो है अपॉइंट करेगा। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी को। ठीक है, और वो पर्सन जो है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, वही पर्सन एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी जो है वो अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, देन बात की गई है हाई कोर्ट की। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ J&K shall be the common high court for यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K एंड लद्दाख। यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K एंड लद्दाख के लिए कॉमन हाई कोर्ट होगा। ठीक है,
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपकी चीजें जो कि आपको J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पढ़नी है। इसमें तो बहुत कुछ है, देखो कितना लंबा एक्ट है। अब इतना लंबा एक्ट तो ना तुम याद कर सकते हो ना कोई और याद कर सकता है ना। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी है आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो वो आपको पढ़नी है। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ तुमको। कॉमन हाई कोर्ट होगा, ठीक है, एडवोकेट जनरल होगा, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करेगा, एलजी करेगा। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनको अपॉइंट एलजी करेगा, उनका हेड होंगे सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर हेड होगा, चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट एलजी करता है। ये ओथ किस कौन देता है इनको, इनको ओथ एलजी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एलजी को एडवाइस करना। ठीक है, ओके। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो साइज होगा वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect easier the success becomes. So just one click and you search and share.